हेलो बच्चों। कल हम लोगों ने जो कोशिका जो है उसके बारे में पढ़ना शुरू किया था। उसके विभिन्न अंगों जो होते हैं उनके बारे में कि कोशिका के कौन कौन से भाग होते हैं। तो उसके अंदर जो फर्स्ट हमने हमारा टॉपिक लिया था वो था कोशिका भित्ति। भित्ति कैसी होती है, किससे बनी हुई होती है, उसके कार्य क्या होते हैं, ये हम लोगों ने देखा। ठीक है। अब जैसे यूकेरियोटिक कोशिका है, यूकेरियोटिक कोशिका में सबसे पहले क्या आती है, अगर पादप की बात करें तो भित्ति, है ना। फिर आती है नेक्स्ट एक लेयर आती है, एक झिल्ली आती है जिसको कहा जाता है कोशिका झिल्ली। ठीक है, कोशिका झिल्ली यानी बाहर ही बाहर तो पाई जाएगी भित्ति, ठीक है, और अंदर पाई जाएगी कोशिका झिल्ली। ये किसके केस में होगा, ये पादप के केस में होगा। ठीक है। और जो जंतु है उनके केस में ये होता है कि उनमें ये कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। जंतुओं में क्या पाई जाती है, कोशिका झिल्ली। और कोशिका झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव्य भरा रहता है, केंद्रक होता है और बाकी कोशिकांग होते हैं। ये एक तरीके से बेसिक है। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में, जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा सेल का वो है कोशिका झिल्ली। इस वीडियो में हम कोशिका झिल्ली को देखेंगे। तो कोशिका झिल्ली क्या होती है, कोशिका झिल्ली कोशिका में पाई जाने वाली वह बाह्य परत है जो किसको घेरे रहती है, कोशिका जीव द्रव्य को। कोशिका में जो लिक्विड पाया जाता है उसको घेरे रहती है। तो ये जो झिल्ली है बाहर, इसको हम क्या कहेंगे, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली कहते हैं या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं इंग्लिश के अंतर्गत, है ना। तो ये जो है कोशिका झिल्ली हमारी है। ठीक है। अब देखो, जो कोशिका, सबसे पहले कोशिका झिल्ली जो है हम बोलते हैं जनरली, लेकिन इसको कोशिका कला नाम दिया गया था दो वैज्ञानिकों के द्वारा, सी क्रेमर और नेगेली के द्वारा। ठीक है। फिर इसको नाम दिया गया जीव द्रव्य कला के नाम से भी जाना जाता है, जो कि किसने दिया, प्लोव के द्वारा जो है जीव द्रव्य कला क्या किया गया है, नाम दिया गया है। कौन कौन से दो नाम है, इसको कोशिका झिल्ली भी कहते हैं, कोशिका कला भी कहते हैं और कोशिका जीव द्रव्य भी कहते हैं। तो कोशिका कला का जो नाम है वो सी क्रेमर और नेगेली ने दिया और जीव द्रव्य कला जो है प्लोव ने दिया। ये नीट पे पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, ध्यान रखना। समझ आ गया। फिर उसके बाद अब ध्यान रखना, चाहे प्रोकैरियोटिक कोशिका हो कोशिका झिल्ली उपस्थित होगी, चाहे यूकैरियोटिक कोशिका हो कोशिका झिल्ली जरूर उपस्थित होगी, चाहे पादप कोशिका हो कोशिका झिल्ली उपस्थित होगी और जंतु कोशिका हो कोशिका झिल्ली उपस्थित होगी। बस फर्क इतना है कि पादप कोशिका जो होती है उसके अंदर बाहर कोशिका भित्ति होती है, फिर उसके नीचे क्या आती है, कोशिका झिल्ली। लेकिन जंतु कोशिका के अंदर कोशिका झिल्ली ही प्रेजेंट होती, कोशिका भित्ति की उपस्थिति नहीं होती। तो जंतुओं के अंदर जो बाह्य परत होती है कोशिका द्रव्य के चारों ओर, जो फर्स्ट जो लेयर होती है या परत आती है या झिल्ली आती है, वो हमारी कोशिका झिल्ली होती है, जिसे कोशिका कला भी कहा जाता है, इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है। अब है कि कोशिका झिल्ली की क्या विशेषताएं होती हैं, तो दो तीन विशेषताएं मैंने लिख रखी है। विभेदक पारगम्य या चयनात्मक पारगम्य होती है, मतलब ये जो कोशिका झिल्ली है इसके अंदर से सारे मॉलिक्यूल्स नहीं आ सकते, कुछ आवश्यक तत्व ही कुछ आवश्यक तत्वों को ही ये जीव, यहाँ जीव द्रव्य होता है, ठीक है, यहाँ केंद्रक वगैरह सब कुछ कोशिकांग उपस्थित है, ये कोशिका की इनसाइड है। तो इसमें से कुछ आवश्यक स्पेसिफिक तत्वों को ही कोशिका झिल्ली अंदर आने देती है और बाहर जाने देती है। ऐसा नहीं कि सारे जिसकी मर्जी हो जाए आ जाए, जिसकी मर्जी हो जाए चले जाए। लाइक फॉर एग्जांपल हम अपने घर में हम क्या करते हैं, सभी को आने देते हैं कि पड़ोसी अड़ोसी पड़ोसी जिनको जानते हैं नहीं जानते भाई सब आ जाओ रह जाओ, नहीं कर सकते ना ऐसा। तो हम कुछ जो चयनित लोग होते हैं, हमारे जो नोन पर्सन होते हैं, उन्हीं को हम घर में रहने की क्या करते हैं, परमिशन देते हैं। एरे गिरे किसी को भी आप रख सकते हो, नहीं रख सकते हो। तो सेम सिचुएशन होती है कि हम जिन जैसे चयन करके लोगों को क्या करते हैं, घर में आने देते हैं, वैसे ही जो कोशिका होती है उसकी जो झिल्ली होती है उसका काम बेसिकली यही होता है कि पदार्थों का क्या करना, आदान प्रदान करना, है ना। पदार्थों को कोशिका के अंदर लेना और कोशिका के बाहर निकालना। तो वो चयनात्मक पारगम्य होती है। चयनात्मक मतलब चयन करती है कुछ स्पेसिफिक तत्वों का, अपनी रासायनिक जो कंपोजिशन होती है, केमिकल जो कंपोजिशन होती है, रासायनिक जो संगठन होता है, उसके आधार पर कुछ स्पेसिफिक तत्वों को आने देती है और क्या करती है, बाहर निकलने देती है। इसीलिए इसको चयनात्मक पारगम्य कहते हैं। फिर विद्युत आवेशित होती है। लाइक आप लोगों ने अगर 10th के अंदर पढ़ा है कि जो आवेश संचरण होता है कोशिका के अंदर,
जैसे कि सपोज करो हम तंत्रिका कोशिका की बात करते हैं, है ना। इसके अंदर ये तंत्रिका कोशिका है, तो इसके अंदर बाहर से पॉजिटिव चार्ज होती है, अंदर से माइनस चार्ज होती है, क्योंकि बाहर सोडियम होता है, अंदर पोटेशियम आयन होता है। क्लोरीन की अधिक सोडियम ज्यादा पाया जाता है, पोटेशियम अंदर की तरफ कम होता है, लेकिन क्लोरीन आयन जो होते हैं वो ज्यादा पाए जाते हैं। इसकी वजह से बाहर कैसी है, पॉजिटिव, और अंदर कैसी है, नेगेटिव। तो क्या है इसके अंदर, विद्युत आवेश पाया जाता है। आवेश ही है, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है, ऋण आवेश और जो धन आवेश है वो, ठीक है। तो इस तरीके से आवेशित होती है कोशिका झिल्ली। फिर उसके बाद है आकार परिवर्तित करती रहती है, इसकी शेप जो होती है वो चेंज होती है। फिर उसके बाद है नेक्स्ट है कि जो ये हमारी कोशिका झिल्ली होती है वो किसकी बनी हुई होती है। कोशिका झिल्ली जो होती है दो चीजों से मिलती है, वसा और प्रोटीन की बनी हुई होती है, ये कहा गया, ठीक है। पर ये वसा और प्रोटीन किस तरीके से अरेंज होता है, किस तरह से सुव्यवस्थित होता है, उसके आधार पर क्या किया गया, 3 अलग अलग मॉडल दिए गए कोशिका झिल्ली की संरचना से संबंधित, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछ भी लिए जाते हैं। तो कोशिका की कला की जो संरचना होती है या जो शेप है, ठीक है, उसके लिए 3 मॉडल दिए गए हैं। फर्स्ट आता है सैंडविच मॉडल, दूसरा इकाई कला प्रतिरूप और तीसरा तरल मोज़ेक प्रतिरूप। इसके अंदर नाम पूछे जाते हैं कि किस किस वैज्ञानिक ने, जो है नीट के अंदर भी आते हैं इस तरीके के क्वेश्चन, कि कौन से वैज्ञानिक ने किस मॉडल की खोज की। तो सबसे पहले सैंडविच मॉडल जो है वो 1938 के अंदर डैनियल और डॉब्सन नामक 2 वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया। फिर इकाई कला प्रतिरूप जो है या एकक कला प्रतिरूप रॉबर्टसन के द्वारा दिया गया 1958 के अंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आज भी माना जाता है वो है तरल मोज़ेक मॉडल जो है, या फिर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इसको इंग्लिश में कहा जाता है, सिंगर व निकोलसन के द्वारा दिया गया 1972 के अंदर, है ना। तो ये 3 जो मॉडल है वो अलग अलग दिए गए संरचना से संबंधित। तो 1 बाय 1 हम इनको देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे वो है हमारा सैंडविच मॉडल, और सेकंड हम पढ़ेंगे इकाई कला प्रतिरूप। क्या डिफरेंस है इनमें, और क्या इन वैज्ञानिकों ने इकाई कला प्रतिरूप किसके द्वारा दिया गया, रॉबर्टसन के द्वारा, और ये डैनियल और डॉब्सन ने क्या संरचना बताई, कैसे वसा और प्रोटीन अरेंज होते हैं, वो हम देखते हैं। चलिए आगे अब हम लोग जो देख रहे हैं कि कोशिका की जो झिल्ली होती है उसकी जो संरचना होती है उससे संबंधित जो मॉडल दिए गए थे उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ना है। सबसे पहला मॉडल जो था वो सैंडविच मॉडल था, डैनियल और डॉब्सन के द्वारा दिया गया। उन्होंने ये कहा कि जो कोशिका झिल्ली जो होती है वो बनी हुई होती है किसकी, एक तो प्रोटीन की बनी होती है और एक फॉस्फोलिपिड की बनी हुई होती है। किस किस की बनी हुई होती है, प्रोटीन की और फॉस्फोलिपिड की। अब फॉस्फोलिपिड अणु कैसा होता है ये देखना, ये फॉस्फोलिपिड तीनों ही मॉडल में काम आने वाला है, इसलिए आप लोगों को ढंग से समझना जरूरी है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर फॉस्फेट समूह होगा, ठीक है। ये फॉस्फेट समूह इस तरीके से, लिपिड जो होता है वो 2 तरीके से होगा, इसका एक तो शीर्ष होता है और एक इसकी पूंछ होती है, ठीक है। ये होता है फॉस्फेट समूह। इसको तोड़ो, फॉस्फेट प्लस लिपिड, लिपिड क्या होता है, वसा होता है, और ये फॉस्फो हो गया किसके लिए, फॉस्फेट के लिए। तो फॉस्फेट प्लस वसा मिलकर, वसा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, लिपिड, ठीक है। तो फॉस्फेट प्लस वसा या लिपिड जो है वो मिलकर क्या बना रहा है यहाँ पर, फॉस्फोलिपिड। तो ये फॉस्फेट समूह हो गया, और ये लिपिड है जिसमें शीर्ष और क्या है, पूंछ है, ध्यान रखना। तो जो पूंछ होती है वो जल विरागी होती है, यानी जल से दूर भागती है। शीर्ष जो होता है वो कैसा होता है, जल स्नेही, यानी स्नेह होना मतलब जल से प्यार होना, मतलब जल की तरफ क्या होती है, ऑलवेज क्या होगी, अट्रैक्ट होगी, ठीक है। शीर्ष जो होता है वो ग्लिसरॉल का बना होता है, किसका बना होता है, ग्लिसरॉल। और ये पूंछ जो होती है वो बनी हुई होती है वसीय अम्ल की। आगे बात समझ में, तो ये हमारा किसका अणु हो गया, फॉस्फोलिपिड का अणु हो गया। आ रही है बात समझ में, तो ये फॉस्फोलिपिड हो गया। और तो इसी में ध्यान रखना, सैंडविच मॉडल में डैनियल और डॉब्सन ने कहा कि जो प्रोटीन होता है और जो फॉस्फोलिपिड होता है उससे मिलकर किसका निर्माण होता है, जो हमारी कोशिका झिल्ली होती है उसका निर्माण होता है। और इसका जो अरेंजमेंट होता है वो सैंडविच की तरह होता है। सैंडविच में क्या होता है बेटा, देखो
ऐसे बीच में आप लोगों ने जो क्रीम वगैरह होगी वो पाई जाती है सैंडविच में, फिर नीचे भी ब्रेड होती है और ऊपर भी ब्रेड होती है, ऐसा होता है ना सैंडविच। आ रही बात समझ? तो सेम इसको डेनियल और डॉब्सन ने अपने मॉडल में कहा कि ये एक प्रोटीन की लेयर है, नीचे भी एक प्रोटीन की लेयर है, इसके बीच में क्या पाई जाती है? वसा की लेयर पाई जाती है, यानी फॉस्फोलिपिड की क्या पाई जाती है? लेयर पाई जाती है। ये क्या है? ये प्रोटीन की लेयर है, ये भी प्रोटीन की लेयर, बीच में क्या है? फॉस्फोलिपिड लेयर। और फॉस्फोलिपिड प्रोटीन की जो होती है वो तो एक परती होती है, मतलब सिंगल परत होती है, और ये यहाँ पर नीचे भी वाली भी एक परत होती है। लेकिन फॉस्फोलिपिड की कितनी लेयर पाई जाती है? दो पाई जाती है। एक लेयर आप ये देख रहे हो और एक लेयर ये देख रहे हो, ठीक है। ये हमारा फॉस्फोलिपिड का शीर्ष हो गया और ये पूंछ हो गया। तो जो प्रोटीन होता है वो हमेशा जल स्नेही होता है, और ये जो हमारा फॉस्फोलिपिड लेयर है इसके अंदर जो पूंछ वाला यानी जल विरागी हिस्सा होता है वो तो बीच की तरफ पाया जाता है, और जल रागी किधर होता है? प्रोटीन की तरफ, या शीर्ष इसका प्रोटीन की तरफ होता है, जल स्नेही हिस्सा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि जो प्रोटीन की जो दो परतें होती है वो ऊपर और नीचे होती है, और बीच में क्या होती है? फॉस्फोलिपिड लेयर होती है, जो कि बाय लेयर होती है, मतलब सिंगल नहीं होती, दो लेयर से मिलकर बनी हुई होती है। फिर इसने कहा कि जो कोशिका झिल्ली होती है उसकी मोटाई लगभग 70 से 80 एंगस्ट्रॉम होती है, जिसमें प्रोटीन होता है, उसकी प्रोटीन की जो परत होती है उसकी साइज 20 टू 25 एंगस्ट्रॉम होती है, और वसा जो है उसकी 30 टू 35 एंगस्ट्रॉम जो होती है वो साइज होती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो हमारी बनती है वो सैंडविच मॉडल के अंदर जो डेनियल और डॉब्सन ने दिया था वो है। फिर आता है किसका? इकाई कला प्रतिरूप, जिसको किसने दिया? रॉबर्टसन के द्वारा दिया गया। इसने भी जो साइज है वो बोला कि कोशिका झिल्ली की मोटाई कितनी होती है? 70 से 80 होती है, प्रोटीन और किसकी बनी होती है? फॉस्फोलिपिड की, ठीक है। लेकिन इसने बोला कि जो प्रोटीन है वो इस तरीके से बीटा तंतुक प्रोटीन पाया जाता है। कैसा? बीटा तंतुक प्रोटीन ऊपर और नीचे पाया जाता है। बाकी जो फॉस्फोलिपिड है जैसा अरेंजमेंट इसके अंदर था, बीच में होगा फॉस्फोलिपिड की कितनी लेयर पाई जाएगी? दो, एक तो ये वाली और एक ये वाली, ठीक है। प्रोटीन की सिंगल लेयर होती है, एक ऊपर होगी और एक सिंगल लेयर किधर होगी? नीचे। तो बाकी सारा क्या था? सेम था। समझ में आ गया? तो ये हमारे दोनों मॉडल थे, और इसके बाद आता है इंपॉर्टेंट जो है हमारा सिंगर और निकोलसन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो उसको अब हम देखते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं तीसरा जो मॉडल दिया है और सबसे इंपॉर्टेंट है, और अभी तक का जो सबसे मान्य है वो तीसरा इंपॉर्टेंट है, तो तरल मोज़ेक प्रतिरूप या फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिसको दिया गया सिंगर व निकोलसन के द्वारा, ठीक है। इसने कहा कि जो साइज होती है कोशिका झिल्ली की वो कितनी होती है? 75 एंगस्ट्रॉम होती है, ये इसने साइज बताई। फिर इसने कहा कि जो कोशिका झिल्ली होती है, इन वैज्ञानिकों ने कहा कि वो बनी हुई होती है अल्फा ग्लोबुलर प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड की परतों से मिलकर कोशिका झिल्ली का क्या होता है? निर्माण होता है। अब अल्फा ग्लोबुलर प्रोटीन जो होती है वो दो तरीके की होती है, एक तो परिधीय और एक होती है आंतरिक, ठीक है। परिधीय जो बाहर की तरफ पाई जाएगी, आंतरिक समाकलित वसा की परत में पाई जाएगी। तो देखो इधर डायग्राम से हम इसको समझते हैं। अब यहाँ पर फॉस्फोलिपिड की परत, आपको फॉस्फोलिपिड क्या होता है पता ही है ना, अभी बताया था कि वसा जो होता है उसके साथ क्या जुड़ जाता है? फॉस्फेट समूह, यानी ये पी हो गया, ये शीर्ष हो गया और ये इसकी पूंछ हो गई। ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है। ये इसकी पूंछ हो गई। ये ग्लिसरॉल का बना हुआ है और ये जल स्नेही होता है, और ये किसकी? फैटी एसिड की या वसीय अम्ल से बनी हुई होती है, और ये फॉस्फेट समूह हो गया। तो ये हमारा फॉस्फोलिपिड अणु हो गया। तो ये जो फॉस्फोलिपिड अणु है ये दो परतों के रूप में क्या होते हैं? अरेंज होते हैं। ये पहली परत और ये दूसरी परत, जिसमें शीर्ष जो होता है वो जल स्नेही होता है, बाहर की तरफ होता है, और ये दोनों जो आप देख रहे हो ये इसके सिरे, ये दोनों आपस में, मतलब ऐसे मानो ये शीर्ष है और ये पूंछ है, इसकी भी ये पूंछ है और ये शीर्ष है। तो ये इस तरीके से जो जल विरागी जो सिरे होते हैं, यानी जो जल विरागी कौन सा सिरा होता है? पूंछ जो होता है, यानी जो जल से दूर भागता है वो इधर बीच में होता है, और जल स्नेही जो शीर्ष होते हैं वो बाहर की तरफ होते हैं। आ रही बात समझ में? अब इनके बाहर ये जो आपको फॉस्फोलिपिड की लेयर दिख रही है वहां पर क्या पाए जाते हैं? प्रोटीन। एक जो इस फॉस्फोलिपिड के लेयर के बीच में आप देख रहे हो इस तरीके से, इसे तो बोला जाएगा समाकलित प्रोटीन। समाकलित मतलब ऐसा प्रोटीन जो किसके बीच में है? वसा के बीच में है, ठीक है। और दूसरा जो इन शीर्ष के ऊपर पाया जाता है इस तरीके से। आ रही बात समझ में?
तो ये प्रोटीन की लेयर और ये प्रोटीन की लेयर, तो ये जो प्रोटीन होता है जो बाहर की ओर पाया जाता है, किसके, फॉस्फोलिपिड के बाहर की ओर, उसे तो हम बोलेंगे क्या, परिधीय प्रोटीन, परिधि यानी बाहर, ठीक है, परिधीय प्रोटीन। और जो वसा लेयर के बीच बीच में कहीं मिलता है, ये एक है और भी हो सकता है इधर, तो इसे बोलेंगे समाकलित प्रोटीन, ठीक। तो ये जो समाकलित प्रोटीन है ये मूवमेंट करता रहता है, अभी यहाँ पर है, हो सकता है ये बाहर निकल कर आ जाए और यहाँ पर आ जाए और यहाँ से मूव करके ये ऊपर की तरफ भी जा सकता है, ठीक है। तो ये समाकलित प्रोटीन से कई जो तत्व होते हैं वो चिपक कर क्या करते हैं, सपोज करो ये जो प्रोटीन है यहाँ से निकल गया, यहाँ मूव किया, यहाँ से मूव करके ये कहाँ आ गया, यहाँ पर। अब यहाँ पर इससे सोडियम क्या हो गया, मान लो चिपक गया, तो ये वापस क्या करेगा, इधर से घूमता हुआ वापस जाएगा, यहाँ आएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, अंदर की तरफ कोशिका द्रव्य, तो ये क्या कर देता है, इस सोडियम को यहाँ से, मतलब यहाँ पे इसके साथ सोडियम चिपक गया, फिर ये यहाँ पर आया, फिर ये इधर मूव किया, फिर ये इधर मूव किया, फिर ये यहाँ आ गया सोडियम युक्त, फिर ये सोडियम को क्या करेगा, इधर कोशिका द्रव्य जो होता है अंदर की तरफ उसमें छोड़ देगा और आगे वापस मूव करेगा। तो ये फ्लिप फ्लॉप जो मूवमेंट इस तरह से कहा जाता है, ऐसे मूवमेंट्स जो होते हैं वो इसके अंदर पाया जाता है। तो समाकलित प्रोटीन का काम ये होता है कि कुछ बाह्य तत्व जो डायरेक्ट कोशिका के अंदर नहीं आ पाते, उनसे समाकलित प्रोटीन से वो तत्व चिपक कर फिर कोशिका द्रव्य के अंदर क्या होते हैं, आ जाते हैं। तो ये वाला जो मॉडल हुआ ये आपका सिंगर और निकोलसन का मॉडल है और बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एटलीस्ट 3 मार्क्स के अंदर आपको जरूर पूछा जाता है, 3-4 मार्क्स के अंदर, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद हम देखते हैं कि कोशिका जो है कुछ तरीके के क्या करती है, रूपांतरण करती है। वो रूपांतरण जो है वो उनके बारे में हम लोगों को क्या करना है, पढ़ना है, कौन कौन से रूपांतरण है। रूपांतरण का मतलब होता है कुछ स्पेसिफिक काम करने के लिए कोशिका झिल्ली जो है वो अपनी संरचना क्या कर देती है, परिवर्तित कर देती है। तो वो अब हम लोगों को पढ़ने हैं, वो रूपांतरण हमें पढ़ने हैं। देखो अब हम कोशिका के अंदर जो होने वाले, कोशिका झिल्ली में जो होने वाले रूपांतरण है वो देखते। तो कोशिका झिल्ली में रूपांतरण का मतलब है कि कोशिका झिल्ली अपनी जो शेप होती है वो चेंज कर लेती है कुछ स्पेसिफिक कामों को करने के लिए, ठीक है। तो उसका उदाहरण दे रखा है कि माइक्रोविलाई बनाती है, जिसको आप पढ़ते हो रसांकुर, पाचन तंत्र में पढ़ा होगा। इंटरडिजिटेशन क्या होता है वो पढ़ेंगे, और डेस्मोसोम्स क्या होते हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आता है रसांकुर क्या होते हैं। आप लोगों ने देखा है कि छोटी आंत में सबसे ज्यादा भोजन, जो पचित भोजन होता है उसका अवशोषण होता है। तो जैसे सपोज ये छोटी आंत है, तो इसके ये बाहर की जो कोशिका है ना, भोजन का पाचन तो यहाँ बीच में हो रहा है इस नली जैसी संरचना में, ठीक है। अब क्या होता है इसकी ये जो बाहर की कोशिका है यहाँ पर, जिसको हम उत्त्वचा बोलते हैं, उसकी ये जो कोशिका झिल्ली है वो ऐसी अंगुली नुमा संरचना में क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है इस तरीके से। इसको एंडोथीलियम बोलेंगे सर, एंडोथीलियम। एंडोथीलियम जो सेल्स होती हैं वो, ठीक है। तो ये जो है वो क्या करेगी, उसकी कोशिका झिल्ली इस तरीके से मूव होकर अंगुली नुमा संरचना बना लेती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, रसांकुर कहते हैं। इससे क्या होता है, अवशोषण की सतह क्या होती है, बढ़ जाती है, यानी भोजन के अंदर जो उपस्थित आवश्यक पोषक तत्व है वो अधिक मात्रा में अवशोषित होना शुरू हो जाते हैं। तो ये होती है हमारी माइक्रोविलाई या रसांकुर जिन्हें बोलते हैं, ठीक है, उंगली नुमा प्रवध। फिर आता है इंटरडिजिटेशन। दो सेल्स हैं इस तरह से आपस में चिपकी हुई है, हो सकता है वो एक दूसरे से क्या हो, अलग हो जाए, लेकिन वो एक दूसरे में ऐसे फिट हो जाए तो क्या हो जाए, मजबूती से एक दूसरे के साथ जुड़ जाती है। तो इंटरडिजिटेशन में यही होता है कि एक कोशिका मान लो ये है, ये इसकी जो कोशिका झिल्ली वो उंगली नुमा संरचना बना लेती है, और ये दूसरी वाली जो कोशिका है उसके साथ ये आपस में इस तरह से क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, ठीक है। तो ये आपस में मजबूती के साथ एक जो कोशिका है ये वाली, इसकी जो झिल्ली उसने जैसे बाहर प्रवर्ध बनाया, एक ने प्रवर्ध बनाया, ये प्रवर्ध आपस में एक दूसरे में क्या हो गए, फिट। तो इनमें जो जुड़ाव है वो क्या हो गया, मजबूती वाला। तो यही इंटरडिजिटेशन होता है, दो जो कोशिकाएं होते हैं उनको आपस में मजबूती से जोड़ने का काम करता है। फिर आता है डेस्मोसोम। आपस में कोशिकाओं के जुड़ने के लिए जो यांत्रिक शक्ति
शक्ति को बढ़ाना, मतलब उनको इजीली अलग नहीं किया जा सके, उसके लिए जो है एक संरचना बनती है कोशिकाओं की, कोशिका झिल्ली के बीच में, जिसे डेस्मोसोम्स कहा जाता है, जिसमें कोशिका के अंदर जो तंतुक होते हैं वैसी संरचना बन जाती है, जिसे टोर्नोफाइब्रिल्स कहा जाता है। तो देखो डेस्मोसोम्स में क्या होता है, ये कोशिका द्रव्य है, ये कोशिका मान लेना और ये कोशिका मान लेना, ये कोशिका द्रव्य फैला हुआ है, इसके अंदर प्रोटीन पाया जाता है जिन्हें कहा जाता है केराटिन प्रोटीन। हमारे नाखून, हमारे बाल इसी से बनते हैं ना, तो केराटिन प्रोटीन होता है। केराटिन प्रोटीन से डेस्मोप्लेकिन नामक जो पर्टिकुलर प्रोटीन होती है वो इससे क्या होती है, इस तरह से जुड़ती है। अब इस डेस्मोप्लेकिन जो प्रोटीन होती है उससे आसंजन प्रोटीन जुड़ती है। ये हो गई एक संरचना, ठीक है। फिर इस कोशिका में भी सेम यही संरचना बनती है, ये हमारा आसंजन प्रोटीन हो गया, ये डेस्मोप्लेकिन हो गया और ये हमारा केराटिन हो गया। ये आपस में, ये आसंजन, आसंजन का मतलब ही होता है आपस में जुड़ना। तो इस कोशिका का आसंजन प्रोटीन और इस कोशिका का आसंजन प्रोटीन एक दूसरे से क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। और ऐसे कई जो तंतु जैसी संरचना है इन दो कोशिकाओं की, ये तो एक बनाई है मैंने, ऐसी कई होती है। तो इससे क्या होती है, दो जो कोशिकाएं होती है जुड़ जाती है और वहां एक बटन जैसी स्ट्रक्चर, एक डार्क संरचना बन जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, डेस्मोसोम। तो ये इस तरीके से क्या हो गए, कोशिका के झिल्ली में पाए जाने वाले रूपांतरण है, कुछ स्पेसिफिक कामों को करने के लिए, कोशिका को आपस में मजबूती से चिपकाने के लिए, दृढ़ता प्रदान, जैसे डेस्मोसोम्स क्या कर रहे हैं, दृढ़ता प्रदान कर रहे हैं, मजबूती दे रहे हैं चिपकने के लिए, इंटरडिजिटेशन स्ट्रांगली फिट करने में मदद कर रहा है। ये क्या कर रहा है, इसके माइक्रोविलाई या रसांकुर के बनने से अवशोषण क्या हो गया, बढ़ गया। अब हम देखेंगे कोशिका झिल्ली के काम क्या होते हैं। बस लास्ट टॉपिक कोशिका झिल्ली के अंदर बच रहा है कि कौन कौन से काम इसके अंदर होते हैं। तो देखो कोशिका झिल्ली का पहला काम है कोशिका को आकृति प्रदान करना, ठीक है। जो कोशिका की शेप है, अगर कोशिका झिल्ली गोलाकार है तो कोशिका भी कैसी हो जाएगी, गोल। आकृति ऐसी है तो कोशिका ऐसी हो जाएगी, है ना। तो उसको आकृति देना। फिर कोशिकांगों को, हमारी स्किन हमारी मांसपेशियों की रक्षा करती है कि नहीं करती है, करती है ना। पानी गिरेगा सीधा मांसपेशियों पे गिरता है, नहीं, किस पे गिरता है, स्किन के ऊपर। तो सेम वैसे ही ये कोशिकांगों की, यानी कोशिका के अंदर जितने भी अंग पाए जाते हैं उनकी रक्षा करती है। प्लस ये चयनात्मक पारगम्य होती है, मतलब सारी चीजों को अंदर नहीं आने देती, जो इनको कोशिका की आवश्यकता होती है उसी के अकॉर्डिंग कोशिका के अंदर जो भी मटेरियल होता है, जो भी तत्व है, उनको आने देती है। और इसके अंदर जो आना होता है तत्वों का, वो दो तरीके से होता है, निष्क्रिय परिवहन और सक्रिय परिवहन। अगर कोई तत्व बाहर से अंदर आ रहा है, ठीक है, आने के लिए उसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, नो एटीपी नीड, है ना, एटीपी की नीड नहीं होती, यानी ऊर्जा नहीं चाहिए होती, ठीक है, तो कहेंगे निष्क्रिय। और अगर तत्वों को आने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, ऊर्जा की आवश्यकता होगी, एटीपी चाहिए, तो उसे हम क्या कहेंगे, सक्रिय परिवहन कहेंगे। उसके बाद है कुछ जीव जो होते हैं, जैसे कि अमीबा हो गया, ऐसे जीवों के अंदर जो एक कोशिकीय होते हैं उनमें भोजन को ग्रहण करने में कोशिका झिल्ली मदद करती है, ठीक है। आप लोगों ने अमीबा का पढ़ा होगा कि ये जैसे अमीबा हो गया, अमीबा के पास जैसे ही ये फूड आता है ना, यानी भोजन आता है, तो अमीबा की कोशिका झिल्ली ऐसे घूम जाती है, यूं एक कप लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है, उस भोजन को अंदर ले लेती है और धीरे धीरे क्या करती है, इसको पूरा अंदर ले लेती है। तो भोजन को लेने में क्या करती है, मदद करती है कोशिका झिल्ली, है ना, कूटपाद बना लेती है। इस तरीके से कोशिका झिल्ली यूं मूव करके क्या करती है, कूटपाद बनाती है, ऐसी स्ट्रक्चर बना लेती है। फिर ये भोजन इसके पास आता है, धीरे धीरे ये कूटपाद आगे बढ़ते जाते हैं और ये पूरा बंद हो जाता है और भोजन किधर आ जाता है, अंदर आ जाता है। ये चीज होती है ना, तो भोजन को लेने में मदद करती है। अगर भोजन ठोस रूप में है, ठीक है, भोजन का अंतः ग्रहण करना, भोजन लेना क्या कहलाता है, अंतः ग्रहण करना। अगर जो भोजन लिया जा रहा है वो अगर ठोस रूप में है तो इसे हम कहेंगे फेगोसाइटोसिस। क्या बोलेंगे, फेगोसाइटोसिस। लेकिन जो भोजन लिया जा रहा है वो किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, तो उसे हम कहेंगे पिनोसाइटोसिस। लिक्विड फॉर्म में लेंगे तो क्या कहेंगे, पिनोसाइटोसिस। तो इस तरह से कोशिका झिल्ली जो है हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है।